गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास आरपीएससी के लिए हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट की क्लास थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट कक्षा में हमने संख्याओं का पूर्णांकन करना और या पूर्णांकित करना और सार्थक अंक, ये दो टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दोनों टॉपिक आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, ये दोनों टॉपिक, और दोनों ही टॉपिक थ्योरेटिकल है। उसके अंदर कुछ एक दो नियम याद रखने होते हैं सार्थक अंक के संबंधित। अब देखिएगा, जो आपको ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे कर रहे होंगे उनको। अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो वो बिना झिझक पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। ऐसा नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को अभी कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा आपको पढ़ाई के लिए, अगर स्कूल लेट खुलती है तो जो टाइम ड्यूरेशन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम रह पाएगा। हम कोशिश करेंगे पूरी उसको कराने की टाइम पर, लेकिन फिर भी जो ये एक्स्ट्रा टाइम है, इस टाइम जो आपका ये एक्स्ट्रा टाइम जो स्पेंड हो रहा है, इसकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो आप वैसे ही घर पर इधर उधर घूमने से या टीवी देखने पर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, अगर उनकी वजह से वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम को, तो आप उस टाइम को वेस्ट ऐसे ना करें। जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो, चाहे केमिस्ट्री के अंदर हो, चाहे बायोलॉजी या मैथ के अंदर हो, और अब तो इंग्लिश और पीएचई की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं तुम्हारी। जो बच्चों के पास कंप्यूटर है उनकी कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, प्रॉपर चल रही हैं। देखिएगा, स्कूल मैनेजमेंट A to Z यानी आपकी पूरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवा रहा है। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है बोर्ड से, वो यही है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बच्चों की पढ़ाई को प्रॉपर पढ़ाई कराएं और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराएं, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन होने हैं, ठीक है, वो प्रॉपर टाइम पे होंगे और आपका ये वाला साल है ये खराब नहीं होगा। बोर्ड भी या सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड भी नहीं चाहता कि बच्चों का एक साल खराब हो। यही कारण है कि जैसे आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि जो नेशनल एनटीए, ठीक है ना, तो नेशनल टैलेंट एजेंसी है जो आईआईटी और नीट के एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसने भी बोल दिया है कि, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसका भी ऑर्डर आ गया है कि बच्चों की साल बचाने के लिए ये एनटीए और यानी आईआईटी और नीट की जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराई जा रही है। तो आपके पेपर भी प्रॉपर तरीके से ऑन द टाइम पर होंगे, ठीक है। तो आप दिमाग से ये बात निकाल दें बिल्कुल कि इस साल पढ़ाई नहीं होगी या इस साल पेपर नहीं होंगे। आपके प्रॉपर पेपर टाइम पे होंगे, यानी आपकी जो साल है वो खराब नहीं होगी। तो इसीलिए स्कूल हैं वो प्रॉपर क्लासेस अरेंज करा रहे हैं, चाहे वो सभी सब्जेक्ट की हो। पहले क्या था कि कुछ कोर सब्जेक्ट थे, यानी जो मेन सब्जेक्ट प्राइमरी सब्जेक्ट थे, फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया या फिर मैथ हो गया, उन्हीं सब्जेक्ट की क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही थी। लेकिन जब से बोर्ड का जो डायरेक्शन आई है या जो बोर्ड के रूल आए हैं, उसके अकॉर्डिंग कि जो एग्जामिनेशन है वो सारे सब्जेक्टों के होंगे और ऑन द टाइम होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस को रिड्यूस करके बता दिया है। तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखें। आप अपने दिमाग में ये चीज़ ना लेके आए कि क्या पता इस साल एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी साल को वेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर एग्जाम होंगे और टाइम पर होंगे। तो इसी उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे घर पे पढ़ रहे होंगे लगातार, ठीक है। जो प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, वो आप ग्रुप के अंदर कंसल्ट कीजिए। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो ऑडियो सॉल्यूशन हो या वीडियो सॉल्यूशन, जैसे भी आपको समझाने में इजी रहेगा
उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो देखिएगा आज की जो फिजिक्स की क्लास है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है विमाएं, और ये वाला जो टॉपिक है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या विमाएं। जो ये टॉपिक है हर चैप्टर के अंदर, और हर चैप्टर की भी बात नहीं करें हम, हर टॉपिक के अंदर इसका यूज है। आपको जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी विमाएं आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा ये टॉपिक जो विमाएं है इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि विमाओं को रट लेते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 15 विमा रट सकते हैं। और फिजिक्स के अंदर तो जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की विमाएं आपको कंसीडर करनी होती है। किसी भी जितने भी आपने कांस्टेंट पढ़े हैं, जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, उन सभी की जो विमाएं हैं वो आप याद नहीं रख सकते। तो आप रटने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें कि विमाओं को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे उनको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है? कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बारे में अभी आपको नहीं पता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जैसे संधारित्र है, कैपेसिटर हो गया, ठीक है, प्रेरक हो गया, ठीक है, इंडक्टर हो गया। इस तरह से अगर हम बोले कि कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, कोणीय वेग हो गया, ठीक है, टॉर्क हो गया, ठीक है, जिसको जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भौतिक राशियां हैं इनके बारे में अभी आपको पता नहीं है, आपको ये नहीं पता है अभी कि संधारित्र होता क्या है, तो आप उसकी विमा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? तो देखिएगा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते आएंगे, उन्हीं के साथ साथ हम उनकी बीमा भी सोल्व करते रहेंगे। आज हम उन्हीं भौतिक राशियों की बीमा के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप नोन है, यानी जिनको आप पढ़ चुके हैं, जिनके फॉर्मूले आपको याद है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि आप किसी संधारित्र की बीमा ज्ञात कीजिए, अभी तक आपने 11th, क्योंकि संधारित्र का टॉपिक आपके 12th में है, आपकी 11th की इस बुक में मिल जाएगा संधारित्र का डायमेंशन, लेकिन आप जब तक उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि संधारित्र क्या होता है, आप उसकी बीमा नहीं लिख सकते। ठीक है? तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आप जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते रहेंगे, हम उन भौतिक राशियों के बारे में ही हम क्या करते रहेंगे, बीमा लिखते रहेंगे। यही कारण है कि हर टॉपिक के बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी बीमा लिखाई जाती है। ठीक है? जैसे कि अगर हम 11th क्लास में बात करें, सॉरी 12th क्लास में बात करें, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप ज़्यादा अवेयर नहीं है, आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 12th क्लास में जो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से चैप्टर है, तो वहाँ पर बच्चे इजीली उसकी बीमा कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की बीमा निकालिए, तो आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपने वो फॉर्मूले पढ़े ही नहीं है। तो बिना फॉर्मूले के आप बीमाएं नहीं निकाल सकते। तो 11th क्लास में जितने भी भौतिक राशियां हैं, हम साथ साथ उनकी बीमाएं निकालते रहेंगे। आज की क्लास में हम बीमाओं का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होती है। कल की क्लास में हम जो टुमारो क्लास होगी उसके अंदर हम बीमाओं की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बीमाएं। यानी डायमेंशन। अब देखिएगा बीमाएं क्या होती है। आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, 7 भौतिक राशियां, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें 7 फिजिक्स के अंदर जो 7 भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं, उनके बारे में बात करें तो एक तो हो गया द्रव्यमान हो गया, जिसको हम मास यानी m से लिखते हैं। एक हो गया लेंथ यानी लंबाई, जिसको हम l से लिखते हैं। एक हो गया टाइम, ठीक है, जिसको हम सेकंड से लिखते हैं। क्लियर? एक हो गया टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर के द्वारा लिखते हैं।
एक हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल के द्वारा लिखते हैं, और जो लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता जिसको हम कैंडेला के द्वारा लिखते हैं। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। तो किसी भी राशि को, चाहे वो मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उनको भौतिक राशियों की घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। ध्यान रखना, जो घात होती है उनको विमा बोलते हैं। कई बच्चे सोचते हैं उनके साथ जो बेस होते हैं नीचे MLTA, उनको हम विमा नहीं कहते, जो घात होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। कैसे देखिएगा, किसी भौतिक राशि को के मूल मात्रों रूप में लिखी जाने वाली घातें विमा कहलाती है। ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि की जो घात होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विमा कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं एक ही लिखता हूँ आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा वेग। वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, दूरी या विस्थापन भी बोल सकते हैं उसको, विस्थापन बटे समय। ठीक है, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, और वेग को हम किससे लिखते हैं, v बराबर S/T। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर वेग का, अगर डायमेंशन लिखे, देखो s क्या है, दूरी है, तो दूरी को बच्चों हम लिखते हैं l से। ठीक है ना, अब l की घात कितनी है, 8 है। ठीक है ना, बटे जो t है उसको समय को हम लिखते हैं कैपिटल T से, और उसकी घात भी कितनी है, 8। अब देखिएगा, इसकी जो डायमेंशन है, अगर हम उसकी बात करें तो L1 T-1, यानी ये क्या हो गया, वेग की अगर हम विमा की बात करें तो ये जो घात होती है, इन घात को क्या बोलते हैं, हम विमाएं बोलते हैं। ठीक है ना, आप ये L और T को विमा नहीं बोलते हैं, जो केवल घात होती है उनको क्या बोलते हैं, विमा। यानी किसी भौतिक राशि के मूल मात्राओं के रूप में लिखी जाने वाली जो घातें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, अब जो मूल राशियां होती है उनकी जो मात्रक होती है उनकी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखिएगा कि जो आपके 11th में है या किसी भी भौतिक राशि के अंदर जो काम में आएंगी उसके बारे में हम बात करते हैं। कि जैसे कि आपके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान है बच्चों, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, m से। क्लियर। जो लंबाई है, अगर उसकी बात करें, लंबाई है उसको हम m से लिखते हैं, कैपिटल L। विमा के अंदर द्रव्यमान को कैपिटल M से, बड़े वाले M से, लंबाई को बड़े वाले L से, जो समय है उसको T से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, T से। ऐसे ही विद्युत धारा है, जैसे उसको हम A से लिखते हैं। तो जितने भी ये जो 7 भौतिक राशियां हैं उनके सिंबल होते हैं। ठीक है, आपके 11th में केवल ये 3 ही काम आएंगे। ठीक है, 12th में आपको कहीं पर विद्युत धारा भी काम आ जाती है। तो जो विमाएं होती है वो मोस्टली MLT की फॉर्म में लिखी जाती है। यानी द्रव्यमान के लिए हम M यूज करते हैं, लंबाई के लिए हम L यूज करते हैं, समय के लिए हम T यूज करते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर रखते हैं।
ध्यान रखना कि हमेशा किस फॉर्म में रखते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। किसी भी विमा को लिखेंगे आप तो बड़ा वाला ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, तो समझ गए ये तो क्या होती है, उनकी मूल मात्रक होते हैं। द्रव्यमान के लिए n हो गया, लंबाई के लिए l हो गया, समय के लिए t हो गया, विद्युत धारा के लिए एम्पियर हो गया a। यानी इनको जो घात होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विमा कहते हैं। क्लियर? केवल ध्यान रखना जो घात है वो क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी। ठीक है? अब देखिएगा, अगर मैं लिखा वेग की बात करता हूं मैं कि वेग बराबर क्या होता है। अब देखिए कई बुकों में आपको मिल जाएगा m0 l1 t1 -1 और कई बुकों में आपको मिल जाएगा l1 t-1 और किसी बुक में आपको l t-1 भी मिल जाएगा। यानी तीनों ही विमा जहां पर अगर हम बात करें वो सही है। देखिएगा वेग के अंदर द्रव्यमान का कोई भी अगर हम बात करें टर्म नहीं होती, ठीक है ना, द्रव्यमान का कोई भी संख्या नहीं होती है तो द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, 0। लंबाई का कितना होता है, 1 होता है, तो हम l को 1 भी लिख सकते हैं और किसी संख्या की घात 1 होती है उसको लिखते भी नहीं है। ठीक है ना, वो t की पावर -1 क्यों है, क्योंकि वहां पर t है वो अपॉन में है। ठीक है, यहाँ पर t की पावर -1 लिखेंगे हम। अब देखिएगा, तो ये जो अगर हम वेग की बात करें m0 l1 t-1, इसको हम बोलते हैं विमीय सूत्र। ठीक है, और जो घात है 0 1 और -1 इनको क्या बोलते हैं हम, विमा बोलते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, अगर ये विमा या विमीय सूत्र किस भौतिक राशि का है, अगर उसको भी हमने साथ लिख दिया, v बराबर m0 l1 t-1, तो ये जो है ये कहलाती है विमीय समीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना विमीय सूत्र क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों की घातों के साथ लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। और जो घात है अगर उनकी बात करें वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। अगर जिस सूत्र को जिसकी एक विमा है उसको भी अगर हम साथ में देते हैं वो क्या कहलाती है, विमीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये क्या होगी, तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से। अब देखिएगा, इसको नोट करना है आपको। अब अगर हम बात करें विमीय सूत्र, तो क्या होगा, किसी भौतिक राशि की विमाओं को मूल राशियों की घात के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। अब देखिएगा, अगर हम उदाहरण की बात करें वेग का विमीय सूत्र, कितना हो जाएगा, वेग का m0 l1 t-1, ये क्या हो गया, वेग का विमीय सूत्र। ठीक है, अगर हम बात करें विमीय समीकरण की, विमीय समीकरण क्या होती है कि अगर हम किसी भौतिक राशि को भी विमा के साथ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, विमीय समीकरण। भौतिक राशि को उसकी विमा उसकी विमीय सूत्र
सूत्र के साथ लिखना विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि उसको विमा को साथ भौतिक राशि के साथ लिखना क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। यानी एक बराबर कितना हो गया, m0 l1 t-1, ये क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं इसका उदाहरण लिख लेना, वेग का जो विमा है वो कितनी होगी, 0 1 और -1, ये घात होती है, वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं कुछ इनको आपको ऐसे ऐसे नोट करना है। ठीक है। अब मैं कुछ भौतिक राशियों की विमाएं लिख रहा हूं। ठीक है, उनको आपको याद रखनी है, याद रखना नहीं है, समझने की कोशिश करना। आप बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान के लिए हम m यूज करते हैं, लंबाई के लिए l और समय के लिए t यूज करते हैं, विद्युत धारा के लिए एम्पियर यूज करते हैं। किसी भी राशि की विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो बिल्कुल हम स्टार्ट से लेते हैं एक एक भौतिक राशि की, जो भी जैसे आपके पास में यहां लिख रहा हूं भौतिक राशि, इधर मैं भौतिक राशि लिखता हूं। ठीक है, भौतिक राशि, इधर उसका जो सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, उसकी विमा। क्लियर। यानी भौतिक राशि के साथ उसका सूत्र और इधर क्या लिखेंगे, उसकी विमा। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो आप जैसे पहली भौतिक राशि की बात करें, अगर हम लंबाई की, तो जो लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है ना। और उसको विमा की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर l। ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, किलोग्राम से। सूत्र होता है उसका किलोग्राम और उसका विमा क्या होता है, m। तीसरा अगर हम बात करें समय के लिए, तो उसका क्या होता है, सेकंड, और उसको हम किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। और लास्ट फोर्थ है, वो कौन सा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। और उसको हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो देखो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर है यानी एल स्क्वायर। ये किसका हो गया, क्षेत्रफल का। विमा, अगर हम बात करें आयतन की, आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यानी एल क्यूब हो गया। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप एक भौतिक राशि सोचते रहे, ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन। अगर हम बात करें वेग या वेग हो गया और गति, ठीक है ना। तो आपको उसका सूत्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी L1 t-1। क्योंकि देखो मीटर लेंथ के लिए L लिखा जाता है, इसकी पावर कितनी है, 1। सेकंड नीचे है तो उसके ऊपर आएगा तो कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। अभी आपने पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर त्वरण, 9th क्लास में पढ़ के आए। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी विमा कितनी हो जाएगी, देखिएगा L1 t-2। अब देखिए बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए इन दोनों के बारे में बात करता हूं मैं, या इन सभी के बारे में। आपको ये का ये फॉर्मूले किसी बुक में इस तरह से मिल जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 और t-1। ठीक है ना। तो
L1 t माइनस 1 भी सही है, अगर तीनों के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी सही है। अगर आप इसको लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 2। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें बल। बल क्या होता है? F इक्वल टू ma, ठीक है ना, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। तो बल का मान देखिएगा, किलोग्राम यानी द्रव्यमान हो गया m1, मीटर यानी लेंथ होगी l, सेकंड यानी t, लेकिन नीचे है ऊपर आएगा तो ये किसका हो गया? बल का विमा। अब जैसे आपसे लिखा जाता है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन यानी न्यूटन मीटर। बल का तो आपको पता है और 1 मीटर और बढ़ जाएगा यानी m1 L1 t माइनस 2 और मीटर को हम L1 से लिख सकते हैं। तो इसका जो विमा है वो कितना हो जाएगा? m1 L2 t माइनस 2। ये किसका विमा हो गया? कार्य का, ठीक है ना। सोल आप साइड में करना है और इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब जितनी भी भौतिक राशियां जिनके सूत्र आपको पता है उनके आप कार्य का, ऊर्जा का, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, उनका विनिमय सूत्र क्या होगा? एक समान होता है, ठीक है ना। अब कोई भी जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाता है कि इस G का विनिमय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले G के बारे में बात करते हैं। G बराबर कितना हो जाएगा? F r स्क्वायर बटे m1 m2, यानी G का जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे m1 क्या है? किलोग्राम, और ये भी क्या होगा? किलोग्राम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या हो गया? G का मात्रक हो गया। अब हम इस G का विमा लिखेंगे, विनिमय सूत्र लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? देखिएगा न्यूटन, अगर हम बात करें न्यूटन के लिए कितना होता है? बल का मात्रक होता है m1 L1 t माइनस 2। ये बल का मात्रक हो गया और ये बल का विनिमय सूत्र हो गया। क्लियर? मीटर स्क्वायर यानी हम इसको कह सकते हैं L2 बटे किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या होगा? किलोग्राम स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम इसको विमा में लिखेंगे तो विमा कितनी हो जाएगी? G की देखिए m1 एंगल ऊपर आएगा तो माइनस का 2 और हो जाएगा, यानी m1 माइनस 2, L1 और 2 यहाँ पर है 1 प्लस 2 और t माइनस 2। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो वो हो जाएगा आपके पास m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ये किसका विनिमय सूत्र हो गया? विनिमय समीकरण गुरुत्वीय नियतांक, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपको आवेश का निकालना है, विद्युत धारा का लिख देता हूं मैं कि विद्युत धारा के लिए लिखा हुआ है विद्युत धारा का तो 1, इसको आप नोट करना है खोज करके, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं आवेश। आवेश इसलिए क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। देखो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। अब देखिएगा I के लिए आपको बताया कि क्या होता है A और T का क्या होता है T, यानी A1 T1 भी लिख सकते हो या फिर इसको M0 L0 A1 T1 भी लिख सकते हो। तो ये किसका विनिमय सूत्र होता है? आवेश का। इस तरह से आप जितने भी भौतिक राशियां हैं उनका विनिमय सूत्र निकाल सकते हैं अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आपकी बुक के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, उसको सोल्व करना। जिस भौतिक राशि का विमा आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आप पूछना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।